तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज स्ट्रेट लाइन। जस्ट अ क्विक रिवीजन कि हमने अभी तक इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ शुरू किया था स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला, जो रिलेटिवली सिंपल चीजें हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। आफ्टर डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल एज वेल एज एरिया ऑफ पॉलीगन। हमने, मुझे ध्यान नहीं है बट एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोई क्वेश्चन बाय यूजिंग, हाँ यू डोंट हैव टू राइट, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था क्या कोई? मतलब जस्ट कंफर्म कि वेदर डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। कैन यू सॉल्व इट? ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इस टाइप का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर में डिटर्मिनेंट का यूज वापस से आएगा इन द एंड। ओके, ठीक आहे आता कॉल 3 वाजता त्याच्यानंतर ऐका ना. Yeah, thanks for the hitting on the face. after area of triangle and area of polygon we have discussed slope of a line, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1, and after that collinearity of 3 points. एक बार सभी लोग माइंड में सोच लो, how do we check whether these 3 points are collinear or not? If coordinates of 3 points are given, so how to check whether these 3 points are collinear or not? In that we have discussed first method, which is simplest method, that if points are A, B and C, then slope of AB is equal to slope of AC. Second method, area of triangle ABC equal to 0. Third method, sum of any two distances is equal to third distance, that is AB plus BC is equal to AC. If ऐसा hold कर रहा है, then points are collinear. And fourth method, if any point, let's say B divides AC in some ratio, then these points are collinear points. But easiest method एग्जाम के पॉइंट से हमें स्लोप ही है. After slope of a line we have discussed equation of a line in various forms. Equation of a line in various form में point slope form, 2 point form, slope intercept form, double intercept form. Okay, एक बार बिना पेन चलाए बताओ कि what is x intercept, what is y intercept of this line? Y intercept of this line minus 5. Now tell me what is x intercept of this line. अब तुम्हें बताना है आंसर x intercept का बिना पेन चलाए. 5/2. 5/2. तो to find y intercept we'll put x equal to 0, and to find x intercept we'll put y equals to 0. Intercepts are always with sign. ठीक है सर? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस फुल पोर्शन में यूज होगा कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो मतलब ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनका कोई इनका तो इसी चैप्टर में यूज है. अदरवाइज जनरल फॉर्म 2x + 3y + 7 = 0, इसका सर्कल कोनिक सेक्शन इन दोनों चैप्टर्स में और यूज है. ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद नॉर्मल फॉर्म, जिसका कोई भी एक्स्ट्रा यूज नहीं है एक्सेप्ट इन वन क्वेश्चन कि राइट दिस फॉर्म इन नॉर्मल फॉर्म, और कोई यूज नहीं है. तो अगर मतलब इस पे कोई क्वेश्चन ज्यादा बनते भी नहीं है. उसके बाद है जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म अपन यूज करेंगे. जनरल फॉर्म कुछ नहीं है कि मतलब x एंड y में अ लीनियर रिलेशन इज कॉल्ड जनरल फॉर्म. स्लोप ऑफ जनरल फॉर्म इन स्लोप ऑफ दिस लाइन बताओ. स्लोप ऑफ दिस लाइन -2/3. -2/3. तो अभी मतलब जो मैं बेसिक से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो जैसे हमने कहा कि किसी भी एक लाइन का x या y इंटरसेप्ट, किसी भी एक लाइन का स्लोप, इस तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एक तुम्हें बताना है कि ट्रू और फॉल्स. पॉइंट
2, 1 lies on 2x plus y equal to 5. True or false? True, sir. और लोग ट्रू। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने नोटिस किया है कुछ लोगों को बेसिक में कंफ्यूजन होता है। अगर हमने अभी बेसिक में डाउट छोड़ दिया तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और चेक कैसे किया कि हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन में पुट कर दिया। और इसका मीनिंग क्या कि x कोऑर्डिनेट x के प्लेस पे, y कोऑर्डिनेट y के प्लेस पे। तो दिस बिकम्स 2 × 2 + 1 = 5। 5 = 5 सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है, अभी अपन सिर्फ डिवीजन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, चलो तुम लोग पेन चला के या बिना पेन चलाए कैसे बताना। क्वेश्चन इज 2x + y = 5 and x - y = 4. Intersection point of these two lines. Intersection point of these two lines. सिद्धांत ने बोला 3, -1। अहान ने भी सेम। 3 आंसर्स आ गए। नहीं, अभी हम ओनली 5-10 मिनट्स के लिए मतलब जस्ट ये रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ेंगे प्रॉपर। तो अभी 4 आंसर्स आ गए। ऑल आंसर्स आर सेम एंड करेक्ट। 5 आंसर्स। तो अभी बस ये क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो दो लाइंस गिवन है उनको, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x एंड y का वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। एंड x इन दिस केस 3 आ रहा है, y इन दिस केस -1 आ रहा है, देयरफॉर पॉइंट इज 3, -1। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म, और फिर हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। अगेन जस्ट इसके लिए मैं रिवाइज वापस से करा रहा हूं कि पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कब करते हैं। व्हेन एक कोई लाइन है, उस पे ए तो फिक्स्ड पॉइंट है और क्वेश्चन किसी दूसरे पॉइंट की बात कर रहा है विच इज एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस आर। और इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 10, then we'll take mod of r is equal to 10. That means r is equal to ±10. So if this line is given whose inclination is theta, point A is given, let point A be x1, y1, and we have to find coordinates of point P such that distance between point A and point P is equal to 10. Then point P का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, x1 + 10 cos theta, y1 + 10 sin theta, या फिर दूसरा आंसर x1 - 10 cos theta, y1 - 10 sin theta। तो हम r की जगह +-10 यूज करेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कब यूज करना है, जब एक फिक्स लाइन पे फिक्स पॉइंट दे रखा है और उससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरे पॉइंट की इक्वेशन बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ लाइन। इसके बाद हमने डिस्कस किया था एंगल बिटवीन टू लाइंस। इफ slope of one line is m1 and slope of other line is m2 and acute angle between So these can you two show lines. that part again? Which one? जो भी आपने रेस किया वो सब। नहीं, तो वो तो सारा नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। ये तो अभी अपन ओनली रिवाइज ही तो कर रहे हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में अभी तक, जिससे कि अपने कंसेप्ट थोड़े से वापस से अपने माइंड में आ जाए कि ये चीजें अपन ने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, ओके सर। इसके बाद हमने डिस्कस किया था एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगर अपन को दो लाइंस गिवन है, ये तुम्हें कुछ भी नोट नहीं करना है, ये बस समझना एक बार कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। और स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m1, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m2 एंड एक्यूट एंगल बिटवीन दीस लाइंस इज tan थीटा। तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो नहीं, मैं जस्ट ये क्विकली 10 मिनट्स में रिवाइज करा रहा हूँ, फिर अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।
tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। बिकॉज सिंस हमने थीटा को एक्यूट एंगल बोला है तो tan थीटा का आंसर ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला हमने फर्दर दो चीजें बोली है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन लाइंस आर पैरेलल लाइंस, इन दैट केस m1 is equal to m2, and if theta is equal to pi by 2 then lines are perpendicular lines, and in that case m1 m2 is equal to -1. सर Because if theta is pi by 2 then tan theta is not defined, therefore denominator is equal to 0. हाँ बोलो। सर वो m1 m2 इक्वल टू -1 का वो डेरिवेशन क्या था? यही तो बोला मैंने अभी जस्ट लास्ट में, since theta is equal to pi by 2 तो tan theta is not defined, not defined का मतलब something upon 0, तो डिनोमिनेटर को 0 कर दिया। ओके सर। ठीक है, तो इफ लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप्स तो आर सर सेम। हमको न्यूमरेटर को शाम का ही ना फिर उसमें वापस से बोलो। हमने π/2 लिया तो हम्म, हमको m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0 मिला, पर हमको फिर वो न्यूमरेटर में है m1 माइनस m2, वो तो तो कुछ भी उसका हो क्या सकता है, है? उसका कुछ नहीं करना है अपन को। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो ओनली tan थीटा का जो डिनोमिनेटर है उसको 0 करना है, और फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग m1 into m2 is equal to -1। तो अब जैसे इसका एक बेसिक एग्जांपल जो अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है, बट तुम लोग बताना कि इफ कोई एक लाइन है 2x + 3y = 5, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? ये सारे क्वेश्चंस अपन ने किए हुए हैं ऑलरेडी, बट क्विकली आंसर बताओ। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। दो लोगों ने बोला, तो 3/2 जो है वो करेक्ट आंसर है। और कैसे आया कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -2/3। इफ m1 is equal to -2/3 therefore m2 is equal to -1 upon m1। क्यों? बिकॉज m1 m2 is equal to -1, तो ये हो जाएगा -1 upon -2/3, that is 3/2। Any line perpendicular to this any line parallel to this line can be taken as 2x plus 3y is equal to constant. Any line perpendicular to this line can be taken as 3x minus 2y is equal to constant। ठीक है, ये हमने पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस की बात की थी। आफ्टर दिस वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक लोकस की बात की थी, एक बार देखना नोट्स में। लोकस, लोकस में बेसिक डेफिनेशन क्या है लोकस का, कि कोई भी एक पॉइंट है, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था वो ये वाला किया था कि एक फिक्स पॉइंट दे रखा है, लेट्स से a, b, और एक वेरिएबल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोकस के, हाँ शिफ्टिंग एंड रोटेशन भी किया था, मैं उसकी बात भी करता हूँ अभी। फिक्स पॉइंट तो a, b है, और एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका हमें लोकस फाइंड करना है। तो लोकस है क्या कि वेरिएबल पॉइंट गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग XY प्लेन में जिस तरह से मूव कर रहा है, जिस पाथ पे मूव कर रहा है, इक्वेशन ऑफ दैट पाथ इज कॉल्ड लोकस। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और वो ऑलवेज इससे फिक्स डिस्टेंस पे है, तो पॉइंट P इस पाथ पे मूव कर सकता है, ये जो सर्कल है। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्टेप्स क्या थे लोकस फाइंड करने के, कि फर्स्ट स्टेप तो यही है कि कंसीडर दैट वेरिएबल पॉइंट एज h, k। सेकंड स्टेप अप्लाई मैथमेटिकल कंडीशन, तो इन दिस केस AP इज इक्वल टू R को मैथमेटिकली लिखना है, तो h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k माइनस b होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू R। और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद उसका हम h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y लिख देते हैं। ठीक है, क्या हुआ सर? वही पूरा था, एक्स और वाई में कन्वर्ट कर। हाँ ओके, सो कैन यू डू ए स्मॉल डिवीजन ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल? हाँ ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ। लोकस फाइंड करने का ये बेसिक मेथड है। लोकस फाइंड करने के बाद हमने डिस्कस किया स्पेशल पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल। जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उसमें हमें कई सारी चीजों को ध्यान रखना है। तो स्पेशल पॉइंट से पहले हम अगर स्पेशल लाइंस ऑफ अ ट्रायंगल की बात करें तो स्पेशल लाइंस आर मीडियंस
एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों एंगल बाइसेक्टर्स, altitudes and last is perpendicular bisectors of side. So why do we change the coordinates for parallel and perpendicular lines? हर्षल कौन से कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं? हम तो नहीं करते थे। सर जैसे वो ax plus by plus c equal to 0 है परपेंडिकुलर लाइन का, फिर हम bx minus ay plus k करते हैं, वैसा क्यों करते हैं? कोफिशिएंट चेंज करते हैं ना, स्लोप्स को m1 m2। अगर 2x plus 3y plus 4 equal to 0 है, इसके पैरेलल लाइन चाहिए, तो जो इसका स्लोप है वो सेम ही स्लोप चाहिए, तो सेम चाहिए, तब तो हमने कोफिशिएंट ऑफ x और y को चेंज नहीं किया, ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस। अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो सिंस स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -2/3, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज 3/2। यहां तक की बात समझ आ गई? हाँ सर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? y minus y1 इज इक्वल टू, या सीधे y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको जब हमने एलसीएम लेके लिखा, दिस बिकम्स 2y इज इक्वल टू 3x प्लस c। 2y को भी उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 3x माइनस 2y प्लस 2c इक्वल टू 0, और 2c को हमने कुछ k बोल दिया। तो अल्टीमेटली जो आंसर आया वो इस वाली फॉर्म में आया, और इसी चीज को, इन 3 स्टेप्स को स्किप करके हम डायरेक्टली कर लेते हैं। हम क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली इंटरचेंज कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। सर तो हम ये जो c होता है कांस्टेंट, उसको हम इसलिए चेंज कर देंगे कि वो ऊपर के लाइन पे होगा तो इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा ना। हाँ, तो हमें तो कोई दूसरी लाइन फाइंड करने को बोला है ना क्वेश्चन है, इस लाइन का तो इंटरसेप्ट यहाँ से आएगा, लेकिन क्वेश्चन तो बोला जैसे इसके परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करो जो लेट से पॉइंट 2,5 से पास कर रही है, तो इससे पास कराएंगे तो हमें इस k की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर, पैरेलल के लिए भी सेम ही है ना वैसे रीजन। ओके ठीक है, तो ये तो है स्पेशल लाइंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो सारी लाइंस का मीनिंग क्या है एक बार सभी लोग माइंड में रिवाइज कर लो, और कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इस तरह से। ठीक है, अब इनकी हेल्प से मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेंट्रोइड, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट इज इंसेंटर एंड एक्सेंटर। अगर एंगल्स जो है वो इन दो मीडियंस मीटर सेंटर, ट्राइंगल के केस में हम सेंटर वर्ड यूज नहीं करते, सेंट्रोइड वर्ड यूज करते हैं ना। सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज मीनिंगलेस, बट बाई चांस अगर कभी तुम्हें कहीं पे मिला, लिखा मिल भी गया, बाई चांस, रेयरली मिलेगा, बट अगर कभी लिखा हुआ है सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, तो दैट मीन्स सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, इफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, तो जो पॉइंट बनेगा दैट इज इन सेंटर। इफ टू एंगल बाइसेक्टर्स आर एक्सटर्नल एंड वन इज इंटरनल, देन जो पॉइंट बनेगा वो है एक्सेंटर। ऑल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से कौन सा पॉइंट बनता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑर्थोसेंटर, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड इज सर्कमसेंटर। तो अब इसमें ये तो था कि बने कैसे ये पॉइंट, फिर हमने ये भी नोट किया था हैंड टू हैंड कि अगर हमें क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन गिवन है तो हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, इंसेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर एटसेट्रा, और फिर जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने नोट की थी। तो एक बार उसको और रिवाइज कर लेना, बिकॉज उसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो अपन को एग्जाम के पॉइंट से डायरेक्टली यूज करने होते हैं। अभी हम एक बार क्विकली, जो हमने बीच में छोटा सा टॉपिक जो बोला था कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो ट्राइंगल की जो 3 साइड की इक्वेशंस गिवन है, इन तीनों के स्लोप्स को लिख लेंगे। मान लो स्लोप्स अभी एम ए एम बी एम, मतलब एम ए बी एम बी सी एम सी ए बोल देता हूं मैं। अब इन 3 नंबर्स में से जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको हम m1 ले लेंगे, सेकंड वाले को m2 एंड थर्ड वाले को
m3। तो हम स्लोप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। स्लोप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फर्स्ट एंगल tan ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 विदाउट मॉड। सेकंड के लिए m2 माइनस m3 एंड थर्ड के लिए m3 माइनस m1 विदाउट मॉड यूज कर लेंगे। और ये केस, ये सिचुएशन तभी एप्लीकेबल है व्हेन ऑल थ्री स्लोप्स आर डिफाइंड। इसके बाद हमने एक एग्जांपल भी किया है जिसमें इफ स्लोप ऑफ एनी वन ऑफ द लाइन इज नॉट डिफाइंड। कब होगा ऐसा? जब वो लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन हो जाएगी। इफ स्लोप ऑफ एनी वन ऑफ द लाइन इज नॉट डिफाइंड, लेट्स से ये कोई लाइन है जिसका स्लोप डिफाइंड नहीं है, वर्टिकल लाइन है, तो फिर हम डायग्राम बना के इंटरनल एंगल फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे कि मान लो ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है, मान लेते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 है, जो लाइन की इक्वेशन गिवन है उससे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये लाइन यहां से 45 डिग्री π/4 एंगल सबटेंड कर रही है। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस इज राइट एंगल, तो दिस एंगल आल्सो बिकम्स 45 डिग्री। तो इस वाले एंगल, मान लो ये एबीसी ट्राइंगल इस तरह से है, तो एंगल, इंटरनल एंगल ए 45 डिग्री इस स्लोप की हेल्प से समझ आ गया। अगर मान लो ऐसा कुछ गिवन होता कि ये 60 डिग्री होता तो फिर ये 30 डिग्री आ जाता। ठीक है, तो ये हमने एक एंगल फाइंड कर लिया। अगर मान लो इस लाइन का जो स्लोप है, ये स्लोप इज इक्वल टू 2 है, तो tan थीटा की वैल्यू 2 हो गई। तो थीटा का आंसर, अभी तो वैसे डायग्राम में मैंने नेगेटिव स्लोप की लाइन बना रखी है, तो इस लाइन का स्लोप -2 होगा। तो tan थीटा की वैल्यू -2 हो गई। तो थीटा का आंसर, यानी कि ये लाइन, एक बार मैं इस सारा कुछ हटा देता हूं, तो ये जो लाइन है वो अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में tan इनवर्स 2 विद नेगेटिव साइन एंगल बना रही है। तो नेगेटिव साइन एंगल का, अच्छा उससे भी पहले एक और चीज मैं मुझे बता देनी चाहिए, जो मतलब अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बट क्या कि जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, अगर कोई लाइन इस तरह से है तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव। ठीक है, ये तो क्लियर है। बट अगर कोई लाइन इस तरह से है, तो इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रहा है। स्लोप तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इंक्लिनेशन का क्या, एंगल का क्या? अगर हम एंगल को मान लो यहां से मेजर कर रहे हैं, लेट सपोज दिस एंगल इज 3π/4, तो तुम लोग बताना कि ये वाला एंगल कितना होगा। रेडियन में नहीं तो डिग्री में लिख दो, दिस इज 135 डिग्री। अरे हर्षिल, 180 माइनस 3π, या तो पूरा रेडियन में दो आंसर या पूरा डिग्री में दो। हाँ, तो दिस एंगल इज π/4। अब एक बार देखो कि इफ दिस एंगल इज measured in anti-clockwise direction, then inclination of line is 3π/4 and tan theta is tan of 3π/4, that is equal to -1। तो स्लोप जो है वो लाइन का -1 आ गया। लेकिन अगर हम इस लाइन का इंक्लिनेशन इस तरह से मेजर करें तो हम बोलेंगे तो ये कि इंक्लिनेशन इसका जो है वो -π/4 होगा, बिकॉज हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। तो क्लॉकवाइज जो भी एंगल आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो इंक्लिनेशन हम इसका -π/4 भी बोल सकते हैं, बट tan थीटा की जो वैल्यू है वो अभी भी सेम ही आ जाएगी, यानी कि -1। तो इंक्लिनेशन को यहाँ पे हम 3π/4 यूज करें या -π/4 यूज करें, दोनों सेम ही मीनिंग है, बिकॉज दोनों से स्लोप की वैल्यू सेम मिल रही है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप विल बी नेगेटिव। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो और एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, दैट इज इंक्लिनेशन इस तरह से है, तो स्लोप विल बी नेगेटिव। तो ये तो स्लोप के पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो गई। अब हम जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें कहा कि इफ कोई लाइन एक वर्टिकल लाइन है तो उसके इंटरनल एंगल्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने जो मेथड डिस्कस किया था वो ये था कि ये वाला एंगल, फर्स्ट वाला एंगल तो 30 डिग्री आ ही गया अगर ये 60 डिग्री है तो।
लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप है वो -2 है, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन -tan−1 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम इस वाले एक्यूट एंगल की बात करें तो ये तो tan−1 2 ही रहेगा, बिकॉज हम सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं, अब इंक्लिनेशन की बात नहीं कर रहे। इंक्लिनेशन पूछा जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ आंसर आएगा। एंगल तो अभी tan−2 है। इफ दिस एंगल इज tan−2, तो ये वाला एंगल भी tan−2 है। हमें चाहिए, अच्छा हमें तो ये वाला एंगल चाहिए था, उसकी जरूरत ही नहीं है। इफ दिस एंगल लेट्स से फाई इज इक्वल टू tan−2, दिस इज π/2, तो दिस एंगल इज π/2 माइनस पाई। ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से, तो हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल का नाम मैंने फाई बोल दिया, ये π/2 है, तो ये वाला एंगल π/2 माइनस फाई। सेकेंड, यानी कि इन दिस केस एंगल बी का आंसर ये आ जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल होता है, तो यहां से हमें एंगल सी यानी कि ये वाला एंगल मिल जाएगा। रोटेशन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस में हमने बस फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर ओरिजिन को अल्फा बीटा पे शिफ्ट किया तो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फा, y इज इक्वल टू y डैश प्लस बीटा, वेयर x एंड y आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिनल पॉइंट एंड x डैश एंड y डैश आर कोऑर्डिनेट्स इन न्यू सिस्टम। डैश का मतलब न्यू। और ये रोटेशन में क्या कि अगर हमने थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। ये क्या है? हाँ सर हमको ये x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा मिला है, वो कोऑर्डिनेट्स है क्या, मतलब नया पॉइंट का? नहीं, जैसे इन दिस केस तुम यहाँ पे समझो कि अगर कोई सिस्टम पहले एक्स वाई प्लेन था बट हमने उसको शिफ्ट कर दिया अल्फा बीटा पे, तो अभी वाला प्लेन को हम अब एक्स डैश वाई डैश प्लेन बोल रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं। एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाली किसी भी लाइन को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब नया जो सिस्टम होगा उसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश या ए एक्स डैश बी वाई डैश सी ऐसे बन जाएगा। वैसे ही हमने यहाँ पे बोला कि अगर हमने पूरे सिस्टम को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन रोटेट कर दिया, तो जो ओल्ड सिस्टम था उसका पॉइंट तो एक्स कॉमा वाई करके आएगा, जो न्यू सिस्टम है उसका पॉइंट एक्स डैश कॉमा वाई डैश करके आएगा। अब एक्स डैश वाई डैश मिलेगा कैसे कि मान लो थीटा जो है वो π/3 है और ये वाला पॉइंट 2 है, ये वाला पॉइंट 3 है, और थीटा π/3 है। तो अगर हम सभी जगह ये चीज रिप्लेस कर दें तो एक्स डैश और वाई डैश में दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू आएगी, मान लेते हैं 5,7 आ गई, तो ये हमारे न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट का आंसर हो जाएगा न्यू सिस्टम में। तो सर मतलब वो जो एक्स डैश वो जो इक्वेशन है वो कोऑर्डिनेट्स नहीं, वो खाली सॉल्व करने के लिए, अपन को ढूंढने के लिए सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन डिस्कस किया था, पी क्यू। नहीं, डायग्राम तो हमें नहीं, मान लो तुम लोग बताना एक क्वेश्चन का आंसर कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2,5 है, एक पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट 3,-7 है, और लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, नहीं 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, एक मिनट, यही है। तो ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के सेम साइड में हैं या अपोजिट साइड में हैं? अच्छा, हमने ये अभी डिस्कस कर लिया क्या या नहीं किया?
एक बार ये भी कंफर्म करूं मैं, आई एम नॉट श्योर कि हमने ये डिस्कस कर लिया। पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन, पक्का नहीं किया? ओके ठीक है, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे फिर। ऐसा फिर तो अपन ने क्या है, question is कि two coordinates of 2 points P and Q are given and we have to check relative position of P and Q with respect to this line, whether these points are on same side of this line or these points are on opposite sides of this line. No, sir, this one is not done. Okay. हाँ हर्षिल बोलो, इंटरनल एंगल में क्या डाउट, क्या तो चीज? tan थीटा 1 को हम लोग m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि स्लोप बेटर होनी चाहिए ना, तो हमको थीटा पॉजिटिव चाहिए, एक्यूरेट एंगल चाहिए हम लोग को, इसलिए अपन नहीं 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 बिल्कुल नहीं। देखो अगर तुम वैसे समझ, मैं तुम्हें एक चीज, एक बार रुको। हाँ अब देखो कि अगर मान लो कोई ये एक्स वाई प्लेन है, ये लाइन का स्लोप जो है, अरे नहीं भाई आधा घंटा हो गया क्या? अभी बस हम टॉपिक शुरू करने ही वाले हैं, बस अपना एंड पे आ गया जो अपन ने पढ़ा अभी तक। मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज ये चैप्टर लेंथी है, तो अपन को जो लास्ट वाले पॉइंट्स अपन ने पढ़े हैं वो ध्यान रहे, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंटली यूज में आता है आगे। क्या बोल रहा था, हाँ मान लो इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 है, यानी कि इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है ये 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इस लाइन का जो स्लोप है लेट्स से -1/√3 है, तो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है ये 135 डिग्री दे 150 डिग्री दे रखा है। तो एक लाइन तो ये वाली है, एक लाइन ये वाली है, और एक लाइन मान लो कोई ये वाली लाइन है, तो ऐसे कोई ट्रायंगल बन रहा है। अगर मान लो ये सिंस ये ग्रेटर है तो इसको हमने m1 लिया और इसको हमने m2 लिया, तो अभी m1 1 है और m2 -1/√3 है। बट जब तुम इनके बीच में tan थीटा का फॉर्मूला बिना मॉड लगाओगे तो भी देखो आंसर नेगेटिव आएगा। इन दिस केस अरे 150 -45, अच्छा इस केस में तो m2 ये लेना पड़ेगा। एक मिनट, अगर मैंने डायग्राम इस तरह से बनाया है तो इस डायग्राम में ये जो थर्ड लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है हम m2, थोड़ा वापस से करना पड़ेगा मुझे, कि अगर ये xy प्लेन है, अब हमने कहा कि फर्स्ट लाइन तो इस तरह से है, सेकेंड लाइन इस तरह से है, एंड थर्ड लाइन इसका स्लोप अगर अपन ले रहे हैं 1, इसका स्लोप अगर अपन ले रहे हैं -1/3, तो हमें -1/√3, तो हमें थर्ड स्लोप लेना है माइनस का। ओके, तो अगर हमने थर्ड लाइन को कुछ इस तरह से ले लिया, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 0। अब हम कहते हैं कि स्लोप्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 1/√3 विद नेगेटिव साइन। तो 0 कैसे हो गया? पैरेलल लाइन है, पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई है मैंने, ठीक है। अब ये m1, ये m2 और ये m3, तो अगर हम अब tan θ3 की बात करें तो हम बोलेंगे m3 -m1/1 प्लस m3 m1, तो m3 की वैल्यू -1/√3 है, m1 की वैल्यू -1 है, और ये तो ये वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव भी आ सकती हैं। तो हम ऐसा नहीं कि हमें ऑलवेज एक्यूट एंगल ही चाहिए, एंगल ऑब्ट्यूज भी आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली जो भी आना होगा वो अपने आप आ जाएगा, मतलब कि अपन को अब सोचना नहीं है
ये मेथड का मतलब कि अगर हमने स्लोप्स को इस ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो हमें फिर मॉड के लिए सोचना नहीं है कि मॉड को ओपन कैसे करें, क्या करें। हम डायरेक्टली जो भी विद साइन आंसर आएगा उसी को ही यूज कर लेंगे। तो खाली हम लोग मॉड के लिए करते हैं ना, ग्रेटर चाहिए हमको मॉड लगाने के लिए लगाना है इसके लिए। मॉड हाँ नहीं लगाना पड़े इसके लिए करते हैं। ओके। इसके बाद हमने डिस्कस किया है पॉइंट एंड लाइन। तो पॉइंट एंड सबसे लास्ट टॉपिक यही था अपना। तो पॉइंट एंड लाइन में हमने क्या डिस्कस किया कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, इस पॉइंट के फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ये सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया। सबसे लास्ट वाली सिचुएशन में कोई डाउट पूछना है किसी को? एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है। ओके अब अपन इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तुम्हें नोट करना है आगे का। हमने कल ये तो वाला तो क्वेश्चन कर ही लिया था कि पॉइंट गिवन है और लाइन गिवन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था। पॉइंट एंड के कोऑर्डिनेट्स ये भी कर लिया था, और रिफ्लेक्शन ये भी कर लिया था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड पार्ट अभी क्या है कि हमारे पास एक लाइन गिवन है और एक दूसरी लाइन गिवन है। मान लो इस लाइन की इक्वेशन L1 इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन L2 इक्वल टू 0। तुम्हें भी डायग्राम बनाना नहीं है, अभी मैं बना दूंगा वापस से। और क्वेश्चन बोल रहा है कि L1 लाइन, अगर हम L2 लाइन को मिरर लाइन मान लें, L2 मिरर है, तो L1 लाइन का L2 के अबाउट रिफ्लेक्शन ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं मिरर को हॉरिजॉन्टल कर देता हूं। अभी ये मान लो मिरर लाइन है और ये L1 लाइन है, तो L1 का L2 के अबाउट रिफ्लेक्शन L3 जो बनेगा वो ऐसे कोई लाइन आ जाएगी। तो क्वेश्चन इज कि तुम्हें L1 की इक्वेशन गिवन है, L2 की इक्वेशन गिवन है, L3 की इक्वेशन फाइंड करनी है। सोच के देखो कि मेथड क्या लगेगा। अगर हमें L1 की इक्वेशन गिवन है, L2 की इक्वेशन गिवन है और L3 की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सर इंटरसेक्शन निकाल सकते बिल्कुल ठीक है। किसी भी लाइन की देखो, अब बिल्कुल बेसिक क्या है यहाँ पे कि क्वेश्चन है, अपन को एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करने को बोला है। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए अगर अपन को उस लाइन पे कैसे भी करके टू डिफरेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमने कहा कि एक पॉइंट तो ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कि ये P पॉइंट जो है वो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो P पॉइंट से पास करेगी करेगी। तो हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए L1 L2 को सॉल्व करके। सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे कि फाइंड कर सकते हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन की फर्स्ट लाइन पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट ले लिया, मान लो 2,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। Q पॉइंट का L2 के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो जो Q डैश मिलेगा वो L3 पे लाई करेगा, तो Q डैश के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। और P और Q डैश दो पॉइंट मिल गए तो P Q डैश लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर वापस इस डायग्राम को बना लेंगे। तो क्वेश्चन इज फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन 2x plus y इक्वल टू 5। अभी टॉपिक तो वही चल रहा है पुराना अपना, पॉइंट एंड लाइन। अबाउट लाइन y इक्वल टू x। तो ये क्वेश्चन नोट करने के बाद जो मैं डायग्राम बना रहा हूं अभी वो बना लेना कि इस तरह का कोई सिचुएशन है कि गिवन लाइन, एक तो मिरर लाइन गिवन है, जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, और एक ये लाइन गिवन है जिसका रिफ्लेक्शन लेना है, और हमें L3 लाइन जो मैंने ब्लैक में ड्रॉ की है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने कहा फर्स्ट स्टेप पॉइंट P फाइंड कर लो। बताओ पॉइंट P कितना आ रहा है? पॉइंट P इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन टू लाइंस।
तो y इक्वल टू एक्स पुट किया तो 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/3, 5/3 कॉमा 5/3 आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद। यस सर आ गया। दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन टू लाइंस। इसके बाद जो फर्स्ट लाइन है, इस लाइन पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट बताना जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एनीवन। 2,1 2,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हम 1,3 भी ले सकते हैं, 2,1 ले सकते हैं, या x को 0 पुट किया तो y 5 आ रहा है तो 0,5 ले सकते हैं। तो देखना बहुत सारे पॉइंट्स में मिल जाएंगे, कोई सा भी एक पॉइंट ले लो। अभी हमने 2,1 ले लिया, तो 2,1 पॉइंट का अब हम ये जो y इक्वल टू x लाइन है इसके अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, और वो रिफ्लेक्शन हमने कल नोट्स में लिखा ही था, डायरेक्टली हम बता सकते हैं, और वो रिफ्लेक्शन q डैश कितना हो जाएगा 1,2। 1,2। ये सारे पॉइंट्स अपन को मतलब माइंड में रखने हैं। तो a कॉमा बी का y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन b कॉमा a। देखो जेई मेंस सिंस क्वेश्चन सिंपल आते हैं बट टाइम बहुत कम होता है, तो इस तरह के जो शॉर्टकट अप्रोच है, जो जितने ज्यादा ध्यान रहेंगी उतना ही अपन क्विकली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये q डैश आ गया 1,2। therefore required line will be line pq डैश। और अगर अपन को दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है p और q डैश के, तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लिखो आंसर, करो कैलकुलेशन, देखते हैं कि तुम लोगों को 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट p एंड q डैश, सिंपलीफाई करके आंसर बताओ। x प्लस 2y इक्वल टू 5, करेक्ट है, करेक्ट है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, और इसको सिंप्लीफाई करके x प्लस 2y इक्वल टू 5 आ जाएगा। हाँ मैं वही बता रहा हूं कि हमने कल जब डिस्कस किया कि पॉइंट, अब ये तो देखो, ये अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू दो चीजें कवर कर रहे हैं। एक तो क्या कि किसी भी एक गिवन लाइन का सेकंड लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करने का प्रॉपर मेथड, वो तो इस तरह से है कि हम दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट P फाइंड कर लेंगे, जिसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है उस पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट कंसिडर किया, और उस फिक्स पॉइंट का मिरर लाइन पे रिफ्लेक्शन लेने के बाद जो Q डैश मिलेगा, तो Q डैश और P को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड कर लेंगे। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड। अब शॉर्टकट अप्रोच जो हमने बोला भी है कि सिंस हमने कल बात की थी कि पॉइंट A कॉमा B का अबाउट y इक्वल टू x रिफ्लेक्शन B कॉमा A है, तो हमने किया क्या, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दिया, x की जगह y की जगह x। सेम चीज अब हम किसी भी कर्व के रिफ्लेक्शन के लिए कर सकते हैं। अगर हमें इस लाइन का रिफ्लेक्शन इस लाइन के अबाउट y इक्वल टू x के अबाउट चाहिए, मतलब कि मिरर लाइन y इक्वल टू x होनी चाहिए, तो अपना शॉर्टकट अप्रोच क्या हो गया कि x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x लिख दो। तो देखो ये आंसर समझ आ रहा है। इनफैक्ट तुमसे अगर बोला जाए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके जा रहा हूं इसको, कि अगर हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व x² माइनस 2xy प्लस 3y² माइनस 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 11 अबाउट लाइन y इक्वल टू x, तो तुम सभी लोग इसका बस आंसर जो हमने भी मेथड डिस्कस किया उस मेथड से अपने नोटबुक में आंसर लिख लो। तो मेथड क्या था कि a कॉमा b का x इक्वल टू y के अबाउट रिफ्लेक्शन b कॉमा a हो जाता है, तो x की जगह y की जगह x लिखना है। तो अब तक तुमने लिख लिया होगा आई थिंक। तो आंसर इज y² माइनस 2xy प्लस 3x² माइनस 4y माइनस 7x इक्वल्स टू 11। तो x की जगह y और y की जगह x लिखना है बस, ठीक है। अगर अब तुमसे ये बोला जाए
नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देने का ट्राई करना कि ये लाइन जो दे रखी है अभी y इक्वल टू एक्स, इसके प्लेस पे अगर हमें x एक्सिस लिखा होता तो हमारा आंसर क्या आता इसके प्लेस पे? मिरर लाइन अगर x एक्सिस गिवन होता तो आंसर क्या आता? नहीं 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 नहीं, x माइनस 2y इक्वल टू 5 करेक्ट है। क्यों है करेक्ट? बिकॉज हमने लास्ट क्लास में नोट किया था, और ये जो अभी हर्षिल ने पूछा है इसका भी आंसर है कि a कॉमा b का y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन b कॉमा a बन जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, x की जगह y और y की जगह x रिप्लेस कर रहे हैं। तो यही पे हमने यहाँ पे भी सेम चीज कर दी, बिकॉज लाइन y इक्वल टू x थी। a कॉमा b का अबाउट x एक्सिस रिफ्लेक्शन a कॉमा माइनस b हो जाता है। तो अब हमने क्या किया, x कोऑर्डिनेट को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, लेकिन y कोऑर्डिनेट के प्लेस पे माइनस y लिख दिया। तो अगर गिवन लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो हमारा जो आंसर है वो 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। सिद्धांत, तुमने x माइनस 2y लिखा है, बट आंसर 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, बिकॉज गिवन लाइन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है। और ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन कि अगर तुमसे ये बोला जाए कि गिवन लाइन का अबाउट y एक्सिस रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो अबाउट y एक्सिस क्या, a कॉमा b का, हाँ a कॉमा b का रिफ्लेक्शन माइनस a कॉमा b बन जाता है। तो आंसर इज माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट कि अगर अभी तो चलो जो लाइंस जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें जो लाइंस हैं, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, y इक्वल टू x और 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लिया। बट मान लो कि ऐसे कुछ होता, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 अबाउट लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो अभी सिचुएशन क्या बन रही है कि एक लाइन तो ये गिवन है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल गिवन है जो मिरर लाइन है, और हमें इसका रिफ्लेक्शन यानी कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बता सकते हो? हाँ बिल्कुल सही है। और ये ही चीज ऑब्जर्वेशन वाली है कि सिंस रिफ्लेक्शन है तो ये लाइन एग्जैक्टली मिडिल में लाई करेगी इन दोनों लाइंस के, और सिंस एग्जैक्टली मिडिल में लाई करेगी तो जैसे यहां से यहाँ आने के लिए 5 प्लस 2 7 किया, तो यहां से यहाँ आने के लिए 7 प्लस 2 9 कर दिया। और हम ये बोल सकते हैं क्योंकि तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा हुआ है कि जब भी पैरेलल लाइन वाला केस है तो ये जो 3 नंबर्स हैं, these 3 numbers will always be in AP। ठीक है। ओके हाँ बोलो। तो इसमें कोई डाउट पूछना है किसी को? इफ लाइंस आर पैरेलल लाइंस तो हम डायरेक्टली जो कांस्टेंट्स हैं उन कांस्टेंट्स को एपी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज लाइंस पैरेलल लाइन है तो दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनका रिफ्लेक्शन जो लाइन आएगा वो लाइन भी उन लाइन के पैरेलल लाइन ही आएगा। ठीक है। और पैरेलल लाइन में ओनली कांस्टेंट का ही डिफरेंस होता है, तो हमने इस मेथड से फाइंड कर लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन विद रेस्पेक्ट टू सम अदर लाइन अभी कंप्लीट है। अभी बोलो कोई डाउट पूछना है किसी को? So this one you can repeat, ये समझा नहीं ये वाला। यहाँ पे हमने बोला कि फर्स्ट लाइन ये गिवन है, सेकंड लाइन ये गिवन है। फर्स्ट लाइन का जो कांस्टेंट है वो 5 है, सेकंड लाइन का जो कांस्टेंट है वो 7 है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ने बता रखा था, मैं अब इसको हटा देता हूँ एक बार, हमें अभी नहीं पता कि आंसर क्या है। हमें कहा क्वेश्चन ने बोला कि इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना, तो हमने कहा कि ये लाइन आएगी रिफ्लेक्शन में, ये हमें कंफर्म है कि ये जो लाइन आएगी वो इन दोनों लाइन के पैरेलल लाइन ही होगी। तो हमने कहा पैरेलल लाइन की इक्वेशन
ये एज्यूम कर ली, यहां तक की बात क्लियर है? Yes, sir. जब भी लाइंस पैरेलल हैं और हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो we'll say that these constants, that is 5, 7 and k, these numbers are in AP. और AP की कंडीशन क्या होती है? डबल ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए की वैल्यू Sir, ऐसा क्यों? Why will they be in AP? These ones. बिकॉज ये एपी क्या होता है कि जैसे ए बी सी एपी में है तो बी का ए से और सी से जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस इस लाइन से है। तो सेम डिस्टेंस की वजह से कॉन्स्टेंट्स एपी में आ जाते हैं। एक Yes, बार sir. लेकिन कंफर्म करना वापस है तुम लोग कि हमने दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये नोट कर लिया है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है। Sir, and that x-axis का shortcut method आप एक बार बता सकते हो? किसका? जो x-axis के अगेंस्ट अगर रिफ्लेक्ट होता है लाइन। Just replace y with minus y. Okay, okay. Sir, it will be in plane mirror like thing. हाँ बिल्कुल, सिद्धांत ने जो बोला है ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी अपना पॉइंट एंड लाइन, मतलब कि एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है और उसके बेसिस पे अपन ने जो डिफरेंट वेरिएशंस कवर किए हैं। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन कि पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड कि दो पैरेलल लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस। थर्ड एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसका एरिया फाइंड करना है। फोर्थ रिफ्लेक्शन ऑफ वन लाइन विद रेस्पेक्ट टू अदर लाइन। ये हमने सारा कुछ कवर किया। तो एक बार देख लो, सेकंड स्लाइड में कुछ नोट करना है किसी को या हटा दूं? हर्षिल? हाँ, मैं इन नोट्स को सेंड तो कर दूंगा। और मेरे साथ दिख रहा हो। अभी नेक्स्ट क्या है? अभी नेक्स्ट है, अच्छा तुम लोगों को ये बोला जाए कि ड्रॉ y 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 लाइन ऑन xy प्लेन। तो सभी लोग ड्रॉ कर लोगे, राइट? 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 लाइन ऑन xy प्लेन। सर Yes, sir. सर हाँ हाँ सर ये स्लाइड में आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ऊपर, उसमें अपन कांस्टेंट को सेम ही रखेंगे ना? हाँ, जो अपन के वैल्यू नहीं लिखेंगे ना उसमें? नहीं नहीं नहीं, सर ऐसा क्यों, मतलब फिर? बिकॉज जो हमने भी लास्ट वाला क्वेश्चन किया उसमें मतलब हमने ये तो बोला कि जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्स वाई के प्लेस पे वाई एक्स आ रहा है या जो भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली। तो सिर्फ ओनली वेरिएबल्स में ही चेंज हो रहा है। हमने इनफैक्ट सिर्फ ये कांस्टेंट नहीं, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको सेम जगह पे रखा है, बस एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स लिख दिया। ओके लीनियर इनइक्वेशंस। तो मैंने जो तुमसे भी बोला था, तुम सभी लोग अपने नोटबुक में क्वेश्चन लिखो और ड्रॉ करना कि ड्रॉ y 2x plus y equal to 5 in xy plane। कर लिया ड्रॉ? तो ये एक्स वाई प्लेन है। बेसिक मेथड क्या होता है कि हमने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 5 आ गई, तो ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया। y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 5/2 आ गई, ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया। और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और एक्सटेंड कर दिया। तो ये तो लाइन की इक्वेशन को हमने एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिस रीजन इन एक्स वाई प्लेन। तो अब तुम्हें बताना है कि इस लाइन के कौन से साइड का रीजन हमारे आंसर में आएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। सर ए। ए, सर ठीक है। ये वाला लेकिन
ऑप्शंस में कैसे देगी वो एग्जाम में? अभी अभी रुको। तो ऑप्शन ए इन दिस केस करेक्ट है, और ये जो हमने हेडिंग लिया है, अब ये भी क्लियर होगा कि हम अभी इनइक्वेशंस की बात कर रहे हैं, यानी कि साइन जो है वो इनइक्वालिटी का गिवन है 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो अभी हमने कहा कि ऑप्शन ए आंसर आएगा, लेकिन हम इसका बेसिक मेथड क्या डिसाइड करने का, कि जो ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो सबसे सिंपल पॉइंट कौन सा होता है? 0,0। अदरवाइज कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि 0,0 जो पॉइंट है उसको इस इनइक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0 पुट किया, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब कि 0,0 जो है वो हमारे आंसर में नहीं आएगा। तो 0,0 जिस रीजन में लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा था, तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। तो इसका जो अपोजिट रीजन है, जो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये हमारे आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ये एरो साइन है। अगर जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं और ऐसे है क्वेश्चन कि 3x + 3x - y लेस देन इक्वल टू 6, और तुम एक बार अब तुम खुद से ट्राई करो इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना। सर सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, वी नो 5 इज y इंटरसेप्ट, तो एज वी मूव अप मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है। So like as we move up, the y-intercept becomes 7 and then becomes 9. So the distance remains the same, right? 2. Distance between which 2 points? So in the parallel, the mirror line, y-intercept becomes 7, and in the mirrored line, the y-intercept becomes 9. So that means the distance remains the same in terms of y-axis. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। There we can say that they are parallel. They are mirrored. बिल्कुल करेक्ट। तो ये तुमने इस इनइक्वेशन को ड्रॉ किया होगा। तो x, पहले तो हम इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, तो x = 0, y = -6, y = 0, x = 2। तो ये तो लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ठीक है, अब अगेन वही है कि इस लाइन के कौन से साइड वाला पोर्शन जो है वो आंसर में आएगा। तो उसके लिए अगर हमने 0,0 को चेक किया, तो 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि वो रीजन जिसमें 0,0 लाई कर रहा है, वो रीजन हमारे आंसर में आ जाएगा। तो ये इसका डायग्राम बन जाएगा। अब इसका जेई में यूज क्या है? जे में यूज इस तरह से है। जे में, हाँ बोलो क्या? Can you explain once more? First step, we have drawn this line 3x - y is equal to 6। ठीक है, तो लाइन तो ड्रॉ कर ही लेंगे अपन। सेकंड स्टेप, कि जब हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया, मैं एक बार इस पूरे को इरेज करके वापस से बना लूं। तो हमने कहा इंटरसेप्ट ऊपर आएगा ना? एक मिनट रुको। हमने कहा कि पहले तो हमने लाइन को ड्रॉ किया एट x = 0, y = -6 आ रहा है ना, नीचे ही आएगा। एट x = 0, y = -6, एट y = 0, x = 2। तो लाइन ड्रॉ कर लिया, स्टेप 1। स्टेप 2 कि हमने अब चेक किया कि जो ओरिजिन है, whether this origin is satisfying given in equation or not। तो x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0 पुट किया, तो 0 - 0 less than equal to 6। दिस करेक्ट, 0 is less than equal to 6। तो since 0,0 is satisfying this inequation, तो हम वही रीजन मार्क करेंगे जिसमें 0,0 लाई कर रहा है, और 0,0 इस रीजन में लाई कर रहा है। तो ये वाला जो रीजन है, ये हमारा शेडेड रीजन आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये एरो आगे तक जा रहे हैं। अभी तक की बात क्लियर है? तो ये लाइन का मतलब क्या होगा? अपन 0,0 डालते हैं क्या हमारे पास, हमको मालूम पड़ेगा रीजन है, तो रीजन में कौन सा लाइन आएगा वो कैसे मालूम पड़ेगा? लाइन नहीं, पूरा रीजन आ रहा है, पूरा रीजन।
सर ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल को तो सर ये वाला ही फिर से बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बार देखो, अगर तुमसे ये बोला जाए कि 2x प्लस वाई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, वो रीजन ड्रॉ करो जिसमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो अभी तो अपन ने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है, तो हमें पता है कि एक लाइन बनने वाली है। तो जब हमने एक्स वाई प्लेन में x को 0 पुट किया तो y 5 आ गया, y को 0 पुट किया तो x 5/2 आ गया। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारा आंसर ओनली यही रीजन है कि इस लाइन पे अगर हम कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे ना, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि वो रीजन ड्रॉ करो जब 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाए। तो हमने कहा कि इक्वलिटी है, तो ये वाले जो हमने पहले पॉइंट्स मार्क किए थे ये तो आ ही जाएंगे, लेकिन ग्रेटर साइन भी है, तो इस साइन की वजह से या तो ये वाला रीजन आएगा या ये वाला रीजन आएगा। तो हमने कहा कि अगर हमने जैसे ये वाला पॉइंट बोला था 5/2, 0 और दिस पॉइंट वाज 0,5, यहाँ पे कोई पॉइंट 7,8 लाई कर रहा होगा, रैंडम पॉइंट ले लिया। 7,8 को यहाँ पुट करके चेक करो तो 2 × 7 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये हो गया 22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सही बात है, यानी कि 7,8 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे आंसर में ये वाला पॉइंट आना चाहिए। सेकंड चीज कि अगर हमने मान लो 0,0 पुट किया यहाँ पे, तो ये आएगा 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नॉट पॉसिबल। तो हमारे आंसर में 0,0 वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो हमने फिर रीजन कौन सा शेड किया, हम कह रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये कंप्लीट रीजन हमारा आंसर है। मतलब कंप्लीट का मतलब ये आगे तक अप टू इंफिनिटी चलता ही जा रहा है, बट इस लाइन के उधर ही उधर साइड का है, इस साइड का नहीं है। तो ये अगर हम इस पूरे रीजन में कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट उठा लेंगे और उसको यहाँ पुट करेंगे, तो वो डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो हम शेड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका जेई में एप्लीकेशन क्या है? अभी तक की बात क्लियर है सभी को? यस। अब इसका जेई में एप्लीकेशन क्या है? क्या बोला? शुड वी वांट, हाँ, रीजन ऑफ लाइन नहीं, हाँ, ओरिजिन इसलिए हम पुट कर रहे हैं हर्षिल, ओनली बिकॉज ओरिजिन इज सिंपलेस्ट पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, और हमें ओरिजिन की पोजीशन फिक्स पता है कहाँ पे है। अगर तुम्हें 7,8 ड्रॉ करना है, 7,8 देखना है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि 7 कहाँ है, 8 कहाँ है, कि यहाँ गए तो यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल की 7 यूनिट, फिर यहाँ गए तो 8 यूनिट, बट ओरिजिन तो अपन को पता ही होता है, इसलिए मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ। बट अब एक बार इसके आगे की बात करें तो जेई में एप्लीकेशन इस तरह से है इसका क्वेश्चन। फाइंड, यहाँ पे अगर तुमने शायद तुम्हारे पता नहीं 12th में है या पता नहीं किस में है, देखना पड़ेगा मुझे। 12th में है ये चैप्टर, मैक्सिमम, बस उसमें है कुछ खास नहीं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4x + 3y अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। Conditions are given as x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, x plus y less than equal to 4, 2x plus y अगर हम क्वेश्चन में इस तरह से बना लें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x minus 2y equal to 6। तो क्वेश्चन तुम लोग लिखो 3x minus 2y is less than equal to 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास पूरा। सबसे पहले तुम क्या करो, एक एक्स वाई प्लेन में इन चारों इनइक्वेशंस के रीजन को
शेड करो, और चारों का मतलब वो पोर्शन जो चारों कॉमन आ रहा है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस के अबव वाला पोर्शन, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y एक्सिस के राइट वाला पोर्शन। तो इन दोनों से तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, इनको तो अपन देख लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ किया पहले तो अपन ने, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो इस लाइन के नीचे वाला रीजन आ जाएगा। अभी मैं पूरा मार्क नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ एरो लगा दिया कि ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, पुट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3, पुट y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो ये लाइन बन गई। इस लाइन का तुम लोग बताना साइड A आएगा या साइड B आएगा। ए। A, ठीक है। तो साइड A हम मार्क कर लेंगे। तो इस लाइन का ये वाला रीजन आ जाएगा, और हमने कहा एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन था, तो ये वाला रीजन था, और वाई एक्सिस के राइट साइड वाला रीजन था, ठीक है। बट ये ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो इन चारों का जो इंटरसेक्शन है, वो इंटरसेक्शन देखना जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, वो रीजन आ जाएगा। इन चारों का कॉमन एरिया शेड किया है मैंने, ऑल 4 इन इक्वेशंस का। अभी देखो ये वाली चीज क्लियर है क्या? तो स्टेप 1 तो ये है कि हमने ऑल 4 इन इक्वेशंस के जो रीजन है वो डिसाइड कर लिए। स्टेप 2 फिर उनका जो कॉमन एरिया है, कॉमन रीजन है, उसको शेड कर लिया। एंड स्टेप 3 कि इस टाइप के एक्सप्रेशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम, बोथ द वैल्यूज अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स ओनली। तो ये जो हमने रीजन शेड किया है उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। -x -y का रीजन कहाँ लिया? शेड में। तो शेड में नहीं, वो आपने एरो रखा है ना। नहीं, वो तो हमने ये बोला कि सिंस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x सिर्फ इस वाले पार्ट का एरो है ये तो, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि मैक्स वाले पॉइंट्स कॉर्नर्स पे है, लाइक मैक्सिमम वैल्यू हमको कॉर्नर्स पे मिलेगा? ये वो तुम 12th में पढ़ोगे, दिस इज नोन एज कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। 12th में लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर है, उसमें है, बट मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज ये लाइन में कवर हो जाता है, और जेई में इसके अलावा इससे एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, ओनली इतना ही है लीनियर इनइक्वेशन का पार्ट। तो यहाँ पे हमने अब क्या बोला कि फर्स्ट स्टेप कि हमने वो जो 4 इनइक्वेशंस हैं इनको शेड किया। सेकंड स्टेप कि कॉमन एरिया जो है उनको उसको शेड कर लिया। थर्ड स्टेप की जो जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो अभी जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमें पता है कि 0,0 है। ये वाला पॉइंट हमने जब लाइन को मार्क किया था तो 2,0 आ गया था। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है 0,4, और ये वाला पॉइंट सॉल्व करके आएगा। सॉल्व कैसे? इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करके आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो बोला कि आंसर आ रहा है ये वाला पॉइंट, क्या बोला था? 3,1, 3,1। तो ये 3,1। तो हमने ऑल 4 कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब z का वैल्यू इन चारों पॉइंट पे फाइंड कर लो। z का जो वैल्यू है वो इन चारों पॉइंट्स पे फाइंड कर लो। 2.8 1,2 ये कहां से आया हान? नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया, तुम लोग बताओ कि ओके फिर ये एक मिनट, ये 3,1 आया कहां से तुम्हारे पास?
ये वाला पॉइंट तो गलत है, जो तुम लोग 3,1 बोल रहे हो, पॉइंट कहाँ से बोल रहे हो, गलत पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट आएगा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, एक बार वापस से देखो कि ये वेदांत ने जो बोला था पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,1 वो रॉन्ग है। हाँ, शौनक ने बोला है 14/5, 6/5, ये ठीक है। अब एक बार मैं इसको हटा देता हूं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके आ जाएगा, और सॉल्व करने के बाद बोला गया 14/5, 6/5 आ रहा है। ठीक है, अब हम मान लो ये दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो Z का वैल्यू O पे फाइंड करेंगे, Z का वैल्यू A पे फाइंड करेंगे, Z का वैल्यू B पे फाइंड करेंगे, और Z का वैल्यू C पे फाइंड करेंगे। तो ये Z की चारों कॉर्नर पॉइंट पे ये 4 वैल्यूज आ रही हैं। इन चारों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Z मैक्स का आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मिनिमम पूछा होता तो फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाता, और जेई ने बस इतना ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा। Z C ये वाला पॉइंट है ना, तो इस पे वैल्यू 12 आ रही है। तो लीनियर इनइक्वेशन का कंसेप्ट भी क्लियर है इसी चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन में। लीनियर इनइक्वेशन ओनली जेई मेंस में ही है। अच्छा, तुम लोगों का तो ओनली मेंस ही है। तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। जो बी पॉइंट है ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। Equation of this line is x plus y equal to 4 and equation of this line is 3x minus 2y equal to 6. तो 14/5, 6/5 कहाँ से आया, उसके लिए मैंने ये साइड में लिख दिया। तो जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें क्लियर रहेगा। ठीक है, चलो पर वापस से पर स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। तो हमने लास्ट में बात की है लाइंस को ड्रॉ करने की। अब नेक्स्ट इज अपने पास रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स relative position of 2 points with respect to a line। मान लो हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स P, हाँ ये नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, P एंड Q गिवन है, और जो लाइन गिवन है वो ax plus by plus c equal to 0 गिवन है। तो तुम्हें जैसे हेडिंग से समझ आया होगा कि हमें करना क्या है कि ये जो 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट को इस लाइन के रेस्पेक्ट में चेक करना है कि ये लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में है या अपोजिट साइड में। मतलब कि जैसे लाइन मान लो ये है, तो अगर P और Q इस तरह से हैं तो ये लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में है, और अगर मान लो P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है तो ये लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में है। और ये समझ कैसे आएगा, मैथमेटिकली बिना एक्स्ट्रापोलेशन ड्रॉ किए, कि इफ ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c is positive, then same side, and if same expression is negative, then opposite side। तो हमने क्या किया, जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को
लाइन के एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, तो एक नंबर आ गया। ऐसे सेकंड वाले पॉइंट का पुट किया तो दूसरा नंबर आ गया। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों नंबर सेम साइन के होंगे। तो अगर पॉजिटिव है तो सेम साइड में, और अगर नेगेटिव है तो अपोजिट साइड में। इसका एक बेसिक क्वेश्चन तो तुम लोग सॉल्व करके बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ। क्वेश्चन क्या कि 2,3 5, -7 and line is 2x plus y minus 1 equal to 0। तो इन दोनों पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बतानी है, सेम या अपोजिट। सर हमको कैसे पता कि अगर मतलब पॉजिटिव आएगा तो सेम साइड, वो कैसे आया? बता रहा हूँ अभी, तुम इसका आंसर बताओ। एक आंसर बोला गया सेम साइड, और किसी का आंसर सेम साइड। तो यहाँ पे हमको करना क्या था कि जो x और y है इनके प्लेस पे ही पॉइंट पुट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट पुट किया तो 2 into 2 plus 3 -1, -1 भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेकंड पुट किया तो 2 into 5 -7 -1। अभी फर्स्ट ब्रैकेट जो है 7 -1 6 पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड ब्रैकेट 10 -8 2 पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये सेम साइड, ठीक है। ये तो इसका बेसिक एप्लीकेशन हो गया। अब जो भी पूछा गया था कि ये पता कैसे लगा कि ऐसे होगा, उसके लिए ये नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। नोट कर लिया सारा? जल्दी से नोट कर लो अगर नहीं किया है तो, जो लोग नोट कर रहे हैं। तो हमने पॉइंट के दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लाइन के एक्सप्रेशन में पुट किया, और उसके बाद जो नंबर आया उनका मल्टीप्लिकेशन, जो दो नंबर्स आए उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो सेम साइड, नेगेटिव है तो अपोजिट साइड। बट इंपॉर्टेंट चीज कि दिस होल आर्टिकल इज वैलिड फॉर 2 पॉइंट्स एंड 1 लाइन। बिकॉज अभी अपन क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 लाइन्स एंड 1 पॉइंट गिवन होगा, तो उसमें हम ये डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज वैलिड व्हेन वी हैव टू चेक रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब पोजीशन ऑफ 1 पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड पॉइंट। तो अब इसका ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अगर कोई एक लाइन है और कोई एक पॉइंट P है 2,3, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लाइन के एक्सप्रेशन में पुट करें और वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका मतलब कि वो वाला पॉइंट तो इस लाइन पे ही लाई कर रहा है, ऑन द लाइन हो गया, ठीक है। अगर मान लो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है एक पॉइंट की, उस लाइन में पुट करने का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो ये वाला पॉइंट सिंस नॉन जीरो आ रहा है वैल्यू, तो डेफिनेटली इस लाइन पे तो लाई करेगा नहीं, या तो यहाँ लाई करेगा या यहाँ लाई करेगा, कोई एक जगह लाई करेगा। हमने मान लिया कि यहाँ लाई करेगा, तो यानी कि इस साइड में ये वाला पॉइंट पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अगर हमने कोई दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, कोई तीसरा पॉइंट यहाँ लिया, कोई चौथा पॉइंट यहाँ लिया, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स सिंस सेम साइड में हैं तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे। बट पॉजिटिव से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं अब इस चीज को हटा के वापस से दूसरी चीज बताता हूँ कि लेट्स से कि पॉइंट 2,3 की जो वैल्यू है वो इस लाइन में पुट करने के बाद नेगेटिव आ रही है। सिंस नेगेटिव का मतलब नॉन जीरो आ रही है, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन पे तो लाई करेगा नहीं। अब इस लाइन के या तो यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे लाई करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन के एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन दे रहा है। अगर ये नेगेटिव साइन दे रहा है तो यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव साइन ही देंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि अपन को 2 पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है। हमने कहा कि P पॉइंट की और Q पॉइंट की पोजीशन चेक करो। इस पॉइंट की वजह से इस लाइन का एक्सप्रेशन नेगेटिव बन रहा है, इस पॉइंट की वजह से इस लाइन का एक्सप्रेशन नेगेटिव बन रहा है, और हमने नेगेटिव इंटू नेगेटिव कर दिया तो पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स नेगेटिव साइन दे रहे हैं, तो यहाँ पे लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन देंगे। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव चल रहा था, फिर इधर गए तो यहाँ पे साइन 0 होगा, और इधर गए तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी एक डायरेक्शन फॉलो होगी। हमें अभी तक ये नहीं पता
कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जीरो और यहाँ नेगेटिव चलेगा, या फिर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जीरो, यहाँ नेगेटिव चलेगा, हम ये नहीं बता सकते। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि हाँ, एक लाइन के सेम साइड में सेम साइंस ही चलेंगे। Okay. अब जैसे क्वेश्चन में इस तरह से बोला जाए, फाइंड k if point k comma k plus 1 lies between the lines को लिया अपन ने x plus 2y equal to 5 and x plus 2y equal to 9। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो हमने लास्ट स्लाइड में जो पॉइंट लिखा है, ये वाला, ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज दैट पॉइंट वाज एप्लीकेबल व्हेन 2 points were given and 1 line was given. In this case 2 lines are given and 1 point k comma k plus 1 is given. तो इस सिचुएशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो एक बार देखना कि सबसे पहला स्टेप, हमने एक्स वाई प्लेन में इन दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लिया। तुम लोग एक बार करो इन दोनों लाइंस को ड्रॉ एक्स वाई प्लेन में। x plus 2y equal to 5 and x plus 2y equal to 9। जितने तुम लोग ड्रॉ करो, x plus 2y equal to 5, x plus 2y equal to 9। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5/2, y 0 पे x इक्वल टू 5। सेकेंड लाइन जो है वो देख के समझ आ गया होगा कि लाइन पैरेलल लाइन है। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 9/2, तो ये इस तरह से बनेगी। हो गया, हमने दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब इन लाइन को क्वेश्चन ने जो बोला है कि इफ दिस पॉइंट लाइज बिटवीन द लाइंस, का मीनिंग क्या हुआ कि ये ऐसे कहीं लाई करना चाहिए, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, बस ऐसे कहीं लाई करना चाहिए, इन लाइंस के बीच में ही लाई कराना है बस। तो अगर हमने मान लो यहाँ पे कहा कि ये वाला पॉइंट यहाँ लाई करना चाहिए बिटवीन द लाइंस, तो अब एक बार मैं इक्वेशन और लिख देता हूँ कि दिस इज x plus 2y equal to 9 एंड दिस इज x plus 2y equal to 5। k की वैल्यू बिटवीन 1 and 7/3। लेट्स चेक। तो अभी अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अब हमने जब ये डायग्राम बना लिया तो वी कैन से दैट दिस पॉइंट P एंड दिस पॉइंट O की पोजीशन अपन को फिक्स पता है कहाँ पे है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग O and P lie on opposite sides of first line and first line is x plus 2y minus 5 equal to 0। तो O को पुट किया और P को पुट किया, और सिंस अपोजिट साइड लाई कराना है तो ये नेगेटिव करना होगा। इस इनइक्वेशन को सिंपलीफाई किया तो बन रहा है 3k माइनस 2 माइनस 5 कितना हो गया 3, 3k माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व करने के बाद आ गया k इज ग्रेटर देन 1। डायग्राम के अकॉर्डिंग O and P lie on same side with respect to line 2। यहाँ पे O और P ये दोनों इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में लाई कर रहे हैं। ये डायग्राम देख के समझ आ रहा है। तो अगर सेम साइड में लाई कर रहे हैं तो हम
कैलकुलेशन करेंगे तो -9 इंटू 3k -7 ग्रेटर देन 0, तो k की वैल्यू लेस देन 7/3 आ जाएगी। हाँ, तो ये इस आंसर और इस आंसर का इंटरसेक्शन लिया तो k की वैल्यू 1 से 7/3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये भी होता है कई बार। हम एक बार मैं बताता हूँ, एक बार ये नोट कर लो सारा। और अभी जो मैंने लिखा है उसमें कुछ डाउट पूछना है तो बताना। हाँ, Why do we have to prove that 7 by O and P are on the same side as x plus 2y minus 9 is equal to 0? So why can't we just assume it is like that and then get the answer? नहीं तो हाउ कैन वी अज्यूम इट, बिकॉज लाइंस तो फिक्स है और Why ये can't we just पॉइंट switch the position of the points? नहीं तो Like we जैसे तुमने वापस से बोलो एक बार तुम। What if we just assume that P and O are on the side same side compared to x plus 2y is equal to 9? ये अज्यूम कैसे कर सकते हो, ये तो अपन ने चेक किया है। ये हमने कहा कि सिंस दीज लाइंस आर फिक्स लाइंस एंड क्वेश्चन इज आस्किंग टू पुट दिस पॉइंट P बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस का मीनिंग हुआ कि इस वाले रीजन में लाई करना चाहिए पॉइंट P बस। And if this point P is lying between the lines, then, and since origin is also fixed, so as per this diagram, O and P are on opposite sides of this line, and O and P are of same side of this line. Just one more example in this. Let's say the lines were given as 2x plus y equal to 5. This first line is x plus 2y equal to 5 and second line is x plus 2y plus 9 is equal to 0. तो उस केस में एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। उस केस में देखो डायग्राम क्या बनता कि जो फर्स्ट लाइन है वो इस तरह से है, जो सेकंड लाइन है वो इस तरह से बन जाती है, और अब ओरिजिन यहाँ पे है और हमें पॉइंट P इन लाइन के बीच में यानी कि इस रीजन में कहीं लाई कराना होता, तो हम बोलते हैं कि O and P are now on same side of this line as well as same side of this line. अभी हम दोनों के लिए ही सेम साइड में लाई कराते। तो ये क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कि लाइंस किस तरह की गिवन है। तो अगर सिचुएशन ये बनता तो फिर O and P will be on same side of line L1 as well as L2. बट लास्ट वाले क्वेश्चन में जो डेटा ये वाला था कि x plus 2y equal to 9, तो एज पर डायग्राम O and P are on opposite side of first line but same side of second line. Okay, sir. सर सर हम ये नहीं बता पाएंगे ना कि P कौन से मतलब क्वाड्रेंट में या कहाँ पे? नहीं। ओके सर। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन। करेक्ट। तो अभी हमने क्या बोला कि इस वाले सिचुएशन में हमने स्टेप 1 डायग्राम बनाया, स्टेप 2 डायग्राम के अकॉर्डिंग ओरिजिन ही क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज ओरिजिन इज द सिंपलेस्ट पॉइंट ऑन XY प्लेन। अदरवाइज हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं जो हमारे मर्जी का है, बट इन दिस केस 0,0 इज सबसे सिंपल पॉइंट। तो ओरिजिन और पॉइंट P जो k,k+1 गिवन है उसके relative position check key with respect to line x plus 2y equal to 5 as well as x plus 2y equals to 9. From this diagram, O and P are on same side of first line, on opposite side of first line and on same side of second line. Opposite side के लिए हमने less than 0 कर दिया and same side के लिए हमने greater than 0 कर दिया, और दो k की इनइक्वेशंस जो बनी उन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन लेके, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए, तो इंटरसेक्शन लिया और इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारा आंसर 1,7/3 आ गया। अब इसमें जो कई बार अपन, जैसे एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके जा रहा हूँ, कई बार क्या करते हैं कि x plus 2y minus 5 equal to 0, x plus 2y minus 9 equal to 0, पॉइंट इज k,k+1। तो हमने k,k+1 को यहाँ पुट किया,
और यहाँ पुट किया, और ये बन गया 3k माइनस 3, और ये बन गया 3k माइनस 7। और अगर हमने ये लेस देन 0 कर दिया तो हमारा आंसर 1 से 7/3 आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड गलत है, ऑलवेज लेस देन 0 करना रॉन्ग है, बिकॉज जो मैंने अभी लास्ट में एग्जांपल लिया था ना, जब लाइंस इस तरह से थी, तो उस केस में ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते कि हमने एक ही पॉइंट को दोनों लाइन में पुट करके उनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 कर दिया। नहीं, हमने प्रॉपर मेथड क्या लिया कि हमने दो अलग अलग पॉइंट लिए और उनको एक लाइन में पुट किया, और फिर अकॉर्डिंगली सेम साइड है या अपोजिट साइड है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, रिलेटिव नहीं, ऐसे कुछ है कि क्वेश्चन फाइंड रेशियो इन विच लाइन x minus 3y plus 4 equals to 0 divides line segment joining P 3,1 and Q 2,7. Sir, if we take only one point, then how will we decide it is left? Exactly, हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, इसलिए वो वाला मेथड हमको करना ही नहीं है। फॉर 1 point and 2 लाइन हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम उस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। वो तो मैंने कहा कि अगर किसी ने एग्जाम में बाय मिस्टेक कुछ ऐसा करा तो ये मेथड रॉन्ग है। कई बार बाय मिस्टेक भी आंसर सही आ जाता है, बट मेथड इज इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ओके, सर इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं ना। ये तो आंसर पे मतलब डिपेंड करेगा। अगर तुम पोजीशन चेक कर लो, या तो पोजीशन चेक किया तो 3 minus 3 plus 4 पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपोजिट साइड। हाँ, तो आंसर इंटरनल डिवीजन का आना चाहिए, बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। तो सिद्धांत, तुम्हारा आंसर चेक करो। टू के प्लस 3 माइनस 21k माइनस और प्लस 4k 6 4 21, यानी कि माइनस का 15k, और 3 प्लस 4 7 7 माइनस 3 4, k की वैल्यू जो है वो 4/15 आ रही है। तो रेशियो इज 4/15 4:15 इंटरनली। तो हमने किया क्या कि हमने मान लिया कि वो जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये गिवन PQ सेगमेंट को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। अगर k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है तो हमने सेक्शन फॉर्मूला, और मान लो यार कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो k है, a है a, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ k फाइंड कर लिए। डायग्राम के अकॉर्डिंग दिस पॉइंट a लाइज ऑन गिवन लाइन, ये ब्लू में जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, वो यही लाइन है, x minus 3y plus 4 equal to 0। तो a वाला पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो सेटिस्फाई करा दिया, k की वैल्यू अभी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि डिवीजन इंटरनल डिवीजन होगा। और यहां से मतलब जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि
अगर हम इन दोनों पॉइंट को इस लाइन में पुट करके चेक भी करेंगे तो इस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। तो जो हमने डायग्राम बना रखा है उसमें भी देखो ऐसा ही हो रहा है कि पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू इस लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी पॉइंट ए पी क्यू सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए था। तो ये है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, ये नोट कर लिया, मैं नेक्स्ट स्लाइड करूं। क्वेश्चन, फाइंड range of alpha and beta if points alpha comma 0 and 0 comma beta lie inside of triangle ABC whose sides are given by x plus y equal to 4, three x minus 2y equal to 6, x negative y positive, and two x minus y plus 1 equals to 0. Find range of alpha and beta if these 2 points lie inside of triangle whose sides are given. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमने इस क्वेश्चन में रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन अप्लाई किया तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बिकॉज अल्फा और बीटा की टर्म्स में मिक्स इनइक्वेशंस बनेंगी मल्टीप्लाइड फॉर्म में, जिनको सॉल्व करना काफी मुश्किल होगा। ऑल्दो 2 पॉइंट दे रखे हैं, पर हमें करना क्या होगा, अगर हम उस कंसेप्ट से जाएंगे तो इन दोनों पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड, एंड इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड, एंड इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड, तो 3 इनइक्वेशंस बन जाएंगी, बट तीनों में ही अल्फा बीटा मिक्स होगा, तो कैलकुलेशन वाइज बेकार हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर मेथड क्या, सिंपल मेथड क्या, फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ दीज 3 लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। करो ड्रॉ। देखो इस तरह से तीनों लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। लाइंस को हमने ड्रॉ क्यों किया, ये हिंट कैसे मिलेगा क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन ने जो पॉइंट दे रखे हैं अल्फा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बीटा, इसका मतलब कि फर्स्ट पॉइंट डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड सेकंड पॉइंट डेफिनेटली वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन के लिए कि सिंस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस एंड सिमिलरली सेकंड पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस। और x एक्सिस और y एक्सिस का अपन यूज तभी कर सकते हैं अपन को xy प्लेन में डायग्राम पता हो। तो अभी फर्स्ट पॉइंट सिंस x एक्सिस पे लाई कर रहा है और ट्राइंगल के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट बोला आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली यहां से और यहां तक ही लाई कर सकता है ट्राइंगल के अंदर,
और एक्स एक्सिस पे। Therefore alpha belongs to -12 to 2। ऐसे ही बीटा का आंसर लिख लो तुम लोग। बीटा वाला पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है और इनसाइड द ट्राइंगल है। तो बीटा का आंसर -3 to 1। ठीक है, -3 to 1 1 यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इजीली डायग्राम की हेल्प से अल्फा और बीटा की वैल्यूज बता सकते हैं। सर हमने बड़ा ट्रायंगल लिया ना? ट्राइंगल तो एक ही बन रहा है, बड़ा छोटा क्या। तो सर हम लोग जो आप पॉइंट लिखते हैं, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ट्राइंगल ये बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में आप देख लो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कितना पोर्शन इंक्लूडेड है। ठीक है, यस सर। तो यहां तक की तो बात हो गई सारी। अब आगे है इसमें एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के बाद फैमिली ऑफ लाइंस। तो देखो अभी आज जो अपन ने डिस्कस किया है इस पोर्शन में कोई डाउट किसी को? आज अपन यहां तक ही रख रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे बिकॉज वो लेंथी है, तो आधा अभी कंप्लीट करेंगे तो फिर बेकार रहेगा। सर वो आपने प्रूव किया था ना, वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 सेम साइड का। वापस से बोलो, क्या प्रूव किया था? वो सेम साइड अपोजिट साइड वाला। सर वो नहीं समझा था कैसे प्रूव किया था आपने? हमने ये बोला था उसमें तो बस कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हाँ, क्लास इज ओवर, जो लोग जाना चाहते जा सकते हैं। तो वो जो लाइन है उसका एक्सप्रेशन जीरो साइन जीरो दे देगा आंसर की सेटिस्फाई करता है, मतलब कि ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो मान लिया हमने नेगेटिव आ रही है फॉर एग्जांपल कि वो जो लाइन है उसमें, जैसे लाइन को अपन ले लेते हैं 2x + 3y + 4 = 0 और पॉइंट को ले लेते हैं -7, -2। तो जब इस पॉइंट को इस लाइन में लाइन के एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब कि ये इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस लाइन पे नहीं लाई कर रहा होगा। अब ये नहीं पता कि यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे लाई करेगा, कहीं भी लाई कर सकता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमने कहा कि दिस पॉइंट इज -7, -2। अब हाँ, हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से लेंगे ना, -7। नहीं, हम अभी एक्स वाई एक्सिस को तो ड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जस्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स और वाई एक्सिस कहाँ पे है हमें पता ही नहीं है। हमें और अभी एक्स और वाई एक्सिस से मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमें तो पॉइंट की लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करनी है। ठीक है, तो हमने कहा कि मान लो कहीं भी लाई कर रहा है। दक्ष नोट कर लिया क्या? ओके अब अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव साइन दे रहा है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है ना कि यहाँ पे भी कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो नेगेटिव साइन ही देगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो नेगेटिव साइन ही देगा। ये कंफर्म क्यों है? बिकॉज हमने जब अभी डिस्कस किया तो हमने जब ये 2x मान लो तुमसे XY प्लेन में ये ड्रॉ करने को बोला होता, तो अगर इस साइड का रीजन इसका आंसर आ रहा है तो इसका मीनिंग की तो ये होता है कि इस साइड में लाई करने वाला पॉइंट हर एक पॉइंट नेगेटिव आंसर दे रहा है, तो इस साइड में सारे के सारे पॉइंट्स नेगेटिव आंसर देंगे। अब क्वेश्चन है अपन को, मान लो एक तो पॉइंट P ये बोल रखा है, एक पॉइंट Q ये बोल रखा है, और हमें चेक करना है कि P और Q की इस लाइन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन क्या है। तो हम बोल रहे हैं कि P का साइन भी नेगेटिव आ रहा है, Q का साइन भी नेगेटिव आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो गया। मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो गया तो लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में लाई कर इस तरह से। तो सर खाली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, कुछ ऑप्शन नहीं है। मतलब ये देख लो कि दोनों मल्टीप्लाई मत करो, ये देख लो दोनों का साइन सेम आ रहा है तो सेम साइड, दोनों का साइन अपोजिट आ रहा है तो अपोजिट साइड। ओके सर।
एंड सर वो आपने बताया था ना, वो एग्जांपल दिया था, वो पी वाला और ओरिजिन वाला सम, दो लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में पॉइंट पे लाई कर। तो सर मैंने आपको लिख के दिए थे ना कि मतलब हमको खाली जीरो का मालूम नहीं कि लेस देन जीरो की रिडन। हाँ, हम नहीं ले सकते, मतलब कि हमारे पास जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट फॉर 2 पॉइंट्स एंड 1 लाइन है। हम उस कंसेप्ट को फॉर 2 लाइंस एंड 1 पॉइंट यूज नहीं कर सकते। तो सर इसमें हम लोग ऐसे मतलब मालूम कर सकते हैं कि हम उसमें तो एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करें ना हम लोग, तो उसमें ऐसे वो सम में एक्स प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं ना। हाँ, उसको हमें एक्स मतलब उस टाइप के क्वेश्चन को हमें एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करके ही सॉल्व करना हो, और कोई मेथड नहीं हमारे पास। हाँ, तो उसमें हमको मालूम कर सकते हैं कि पी मतलब पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, क्यों हो जाएगा? अगर जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं कि लाइन है x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके रेस्पेक्ट में अगर हम 0.7 कॉमा 0.2 कॉमा 7 पुट कर रहे हैं, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बट इसको तुम यहाँ पुट करोगे तो देखो नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट ऑलवेज पॉजिटिव साइन देगा किसी लाइन के रेस्पेक्ट में। तो उसमें एक्स वाई प्लेन हम ड्रॉ करते हैं तो कौन सी लाइन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग? दोनों लाइन के बीच में, अगर एक्स वाई प्लेन ये है तो बोल रहे हैं कि उन दोनों लाइंस के बीच में ये पॉइंट लाई करना चाहिए। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमको k का जो वैल्यू आया था 1, -7/3 तक, उससे ज्यादा लाइन के बाद। हाँ, मतलब वो या तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो सर हमको ऐसा फाइंड करना बोला तो क्या करने का फिर, अगर आंसर साइड जाएगा तो क्या? अगर हमको ऐसा फाइंड करना बोला कि 1,7/3 से ज्यादा है या फिर कम है, फिर जाएगा पड़ेगा फिर वो 0 का ना 0,0। हाँ, और 0,0 के रेस्पेक्ट में और उस पॉइंट की कोई भी लाइन के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन चेक कर लो। चलो अपन आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गुड बाय।